Welcome to chapter number 4, class 12th, subject economics. It's supply analysis. बिफोर दिस आप लोगों ने ऑलरेडी डिमांड एनालिसिस इस नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। सजेशन ये है कि उस चैप्टर के पैरेलल में ये वाला चैप्टर भी पढ़ा जाए। तो कॉन्सेप्ट और जो जिस तरीके से चैप्टर प्रेजेंट किया है वो बहुत सारी चीज़ें लगभग सिमिलर है, तो याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सप्लाई ये इकोनॉमिक्स की केस के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड या सर्विस सेलर के पास बेचने के लिए अवेलेबल है, इसे हम लोग सप्लाई कहेंगे। बहुत बार जो आपके पास अवेलेबल है लोग उसे भी सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई वाला जिस तरीके से डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि डिज़ायर और डिमांड में डिफरेंस है, वैसे स्टॉक और सप्लाई ये दो अलग चीज़ें हैं जिनके अंदर अलग अलग डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट क्या रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक क्या रहेगा, सप्लाई क्या रहेगा। तो ये जो डायग्राम है, इससे पहले तो मैं एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर से जितने भी आम लगेंगे ये सारे के सारे क्या हो गए, टोटल आम इक्वल टू टोटल आउटपुट। लेकिन इसमें के कुछ आम नीचे गिर के स्टोर करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्द बेकार होने वाले रहेंगे। कुछ बहुत ही छोटी छोटी कैरियाँ रहेगी जो हमारे कभी काम नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ें हटाकर जो माल बेचा जा सकता है, सेलेबल है, वो अगर आप कहीं पे गोडाउन में जमा करके रखो जिसको हम कभी बेच पाएंगे, तो वो होगा आपका स्टॉक। अब पूरा का पूरा गोडाउन लेके थोड़ी घूमेंगे, तो बाज़ार के अंदर उस गोडाउन में से कुछ पेटियाँ भर के आप लेके गए, और जो अब उस दिन आपने जो रेट डिसाइड किया है उस रेट में आप बेचना चाहते हो, इसको कहेंगे सप्लाई। डिफरेंस समझ में आया? सो let's study this concept again through the book one by one. So what do you mean by total output? So किसी भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंदर, कोई भी चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो प्रोड्यूस होती है किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे आप कहोगे टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट क्या है? फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर इस पेड़ के ऊपर कैरिया कितनी लगेगी, या तो एक कोई कंपनी है तो वो एक महीने के अंदर कितने बिस्किट के पैक प्रोड्यूस करती है, कितने नंबर ऑफ बिस्किट बनाती है। अब इसमें कुछ बिस्किट हो सकता है जले हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ टूट गए, तो ये वाला स्टॉक के अंदर नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उसको पैक करके बेच के अपना नाम बेकार नहीं करना है। तो टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो, इसके अंदर फॉल्टी चीज़ें भी होती है। ठीक, अब जब कोई चीज़ बनी है तो उसका कंजम्पशन तो होना है, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, जैसे कैरी गिर गई, वो मैन्योर बोल के इस्तेमाल हो जाएगी, खाद बोल के इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटी सी कैरी है तो कोई बच्चा उसको खुशी खुशी फ्री के अंदर लेके जाएगा, पैसे ही नहीं दे रहे उन चीज़ों के क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी की नहीं है, लेकिन उसका कंजम्पशन होगा किसी ना किसी तरीके से। अब देखते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक से हमारा मतलब है ये वो कुल क्वांटिटी है कमोडिटी की जो है अवेलेबल फॉर सेल। हम जानते हैं कि हम ये चीज़ बेच सकते हैं, और ये किस समय किस प्राइस के अंदर बेचना है ये भी डिसाइड हम लोग कर सकते हैं, उसकी लाइफ हम लोगों को पता है। ठीक, तो ये सप्लाई का सोर्स भी होता है। कोई भी चीज़ मार्केट में बेचने के लिए अगर आती है तो कहीं ना कहीं जमा है, स्टॉक है उसका, तो वहाँ से आ रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? पोटेंशियल सप्लाई। क्लास 10th के अंदर आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई चीज़ होल्ड करके रखते हैं तो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी तैयार होती है, जो बाद में उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
यूजुअली टंकी के अंदर पानी जो भर के रखा जाता है, ये एग्जांपल दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे भी क्योंकि आपने स्टोर करके रखा है तो ये पोटेंशियल सप्लाई है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर सप्लाई कम है तो आप कहोगे कि बहुत कम पोटेंशियल था, इसीलिए सप्लाई भी कम हुआ। तो सप्लाई होने वाली चीज़ कितना स्टोर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से अगर चीज़ें ज़्यादा पैमाने के अंदर तैयार हुई तो स्टॉक भी बढ़ा सकते हो, और अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। कोई चीज़ अगर आपके पास स्टोर ही नहीं है तो आप बेचने के लिए वो नहीं दे पाओगे। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हम जमा करके रखते हैं वो बेचने के लिए जो अवेलेबल है उससे ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक। लेकिन ये कैसा है, ये वाला कॉन्सेप्ट फिक्स्ड और इनइलास्टिक कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या कि इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये आप नॉर्मली कह पाओगे कि अगर कोई बेच रहा है तो उसका स्टॉक जैसे ही ख़त्म हो जाता तो सप्लाई भी ख़त्म हो जाता। अंडरस्टैंडिंग? अगर सप्लाई ख़त्म हो गया तो वो स्टॉक से बार बार उस सप्लाई को भरते रहेगा। ओके, तो ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ बेकार होने वाली है, इसे वर्ड दिया है पेरिशेबल, जो चीज़ें बेकार हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, सड़ जाती है, तो ऐसी चीज़ें खास करके दूध है फट जाएगा, फिश है, इन चीज़ों का स्टॉक कम करके रखा जाता है, उतना ही जितना आपको सप्लाई करने के लिए ज़रूरत है। वरना आप सप्लाई स्टॉक करके रखोगे, जमा करके रखोगे, और अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं रहा या अगर आप वो बेच नहीं पाए तो चीज़ें बेकार हो जाएगी, यू विल लूज़ आउट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग इज़ कि ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी चीज़ें जो कभी बेकार नहीं होती है, ठीक है, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी है। जैसे फर्नीचर बेकार नहीं होता है, कपड़े बेकार नहीं होते, ये हमेशा इनका स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं कंपेयर टू सप्लाई, ताकि सप्लाई जैसी ख़त्म हो जाए, बेकार तो हो नहीं रहा, जमा करके रखा है, आप वहाँ से निकाल के दे दो। अब सप्लाई क्या है? तो सप्लाई ये रिलेटिव टर्म है, मतलब ये और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लाई एग्जैक्टली क्या, कितना और कैसा रहेगा। किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये? तो ये डिपेंड करेगा कि प्राइस, टाइम और क्वांटिटी, तीन चीज़ों के बीच में पूरा का पूरा खेल है। मीनिंग ऑफ सप्लाई, फिर यहाँ से हम क्या कंक्लूड करें? सप्लाई से हमारा मतलब रहेगा कि commodity offered for sale by producers during a given period of time at a given price, ठीक है। तो कितनी चीज़ें किस रेट में कहाँ बेचनी है, तो यहाँ आप खुद को व्यापारी समझो तो इसके बाद वाला चैप्टर और ज़्यादा आसान होने लगेगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है समय पे और प्राइस पे भी कि सप्लाई कहाँ कितना होना चाहिए। सप्लाई को आप फ्लो वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। मतलब क्या? सप्लाई जो है ये फिक्स नहीं रहेगा, ये बहता वाला कॉन्सेप्ट है। आज इसके पास ये 3 बोरी भर के है या 3 ये ट्रंक भर के है जो बेचना है, एक बेच लिया, 2 बचे हैं, कल और स्टॉक में से निकाल के और एक ट्रंक यहाँ पे इसने रख लिया, तो और इसके पास में दिख क्या रहा है? 3 ही है, ठीक है। बहुत बार मार्केट के अंदर ये स्पेकुलेशन बनाने की वजह से ये 2 वाले गायब कर देता है, एक ही रखता है, बोलता है बस आखिरी है, आखिरी है, आखिरी है, ले लो ले लो। सो बेसिकली ये अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो फर्म ने प्रोड्यूस की है और ये बेचने के लिए रेडी है किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर किसी पर्टिकुलर रेट पे, तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लाई। अब टेक्निकली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई ये एक रिलेशन है मार्केट के अंदर जो प्राइजेस है और जो गुड्स है जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है पर्टिकुलर प्राइस पे, उसे हम सप्लाई कहेंगे। तो सप्लाई रिलेशन है मार्केट की कीमतें और मार्केट के अंदर जो अमाउंट ऑफ गुड्स है
ये अमाउंट ऑफ गुड किसने दिया? प्रोड्यूसर्स ने दिया। तो प्रोड्यूसर ने ये सप्लाई किया ताकि ये किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचा जा सके। अब उदाहरण के तौर पे कोई खेती करने वाला है, फार्मर के खेत में से बहुत सारा अनाज उगा, राइस, लेकिन उसमें से कुछ नीचे गिर गया, कुछ सड़ गया था, कुछ काम नहीं आया, तो सब बोरियां बन गई 4000 केजी, 100 केजी की इसने बोरियां पैक कर दी। अब टोटल आउटपुट आप किसे कहोगे? टोटल जितना होगा वो, लेकिन स्टॉक कितना है? 4000 केजी का स्टॉक है। अब उसे पता चला कहीं पे मार्केट में, मतलब आप ही है वो व्यापारी, आपको पता चला कि 40 रुपये पर केजी के अंदर माल बेचा जा सकता है, या कोई खरीदने वाला ग्राहक है, तो उसने क्या किया, फट से 1000 केजी सेल के लिए निकाल दिया। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉन पेरिशेबल, मतलब न सड़ने वाला गुड है, इसीलिए जमा करके रख सकता है, ये वेट करेगा कि कब प्राइस बढ़े। अंडरस्टैंडिंग? तो एक्चुअल सप्लाई कितना हुआ? 1000 केजी का हुआ, जो ये इस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है। ना, जैसे आपने डिमांड का एक चार्ट तैयार किया था, वैसे ही सप्लाई का भी एक चार्ट हम लोग तैयार कर ही लेते हैं। इसमें भी सेम तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, ये वाला एक पार्ट रहेगा, और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये एक पार्ट रहेगा। आसान है ये चीज़ें। अब अगर आप व्यापारी हो और आपके पास में बहुत सारी बेचने के लिए चीज़ें हैं अवेलेबल, से आपने राइस का ही काम अगर चालू किया है, तो अगर मार्केट में 10 रुपये केजी अगर बेचा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? 100 केजी बेचने के लिए सिर्फ रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये स्पेकुलेशन है कि अगर मार्केट में कम चीज़ें रहेगी तो लोग इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। ओके? क्योंकि हर किसी को वो गेहूँ चाहिए, सस्ते में है, तो फिर क्या है, डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसी डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा? कम 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 होते जाएगा। तो आप स्टॉक में से जैसे ही अब ये चीज़ें कम हो गई तो रेट बढ़ गया, लोग महंगे भी खरीदने के लिए रेडी है। तो 20 रुपये जैसी रेट हो गया, तब आपने क्या किया, 200 केजी ले जाके मार्केट के अंदर रख दिया। अब सेम तरीके से 200 केजी में लोगों ने ख़रीदा, तो अब क्या हुआ, लोगों को डर लगने लगा कि अरे पहले तो 100 में मिल रहा था, 10 रुपये में मिल रहा था, अभी 20 रुपये में मिल रहा है, और रेट महंगे हो सकते हैं। इसी लोगों ने और डिमांड इंक्रीज़ कर दी, और भीड़ लगा दी। अब अगर लोगों ने यहाँ भीड़ लगाई है तो क्या हुआ, रेट भी बढ़ गए, कस्टमर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो आपने इसका प्राइस कर दिया 30 रुपये। जैसे ही 30 रुपये आपने प्राइस किया तो मार्केट में आपने 300 केजी सेल करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा था कि सेम चीज़ें होगी, कि लोग, कि भाई पहले 100 का 300 पे आ गया, अब और ना बढ़ जाए, इस चक्कर में और भीड़ लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि ये ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करेंगे इसीलिए फिर प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, और प्राइस जैसी इंक्रीज़ हुई तो आप मोर कमोडिटी उस प्राइस के अंदर बेच के मोर प्रॉफिट कमा पाओगे। समझ में आया क्या? तो ये जो चीज़ है कि 10 रुपये जब रेट चल रहे थे तो 100 केजी आपने बेचा, 20 रुपये रेट हुए तो आपने आपके पास से 200 केजी बेचा, फिर 30 रुपये जब रेट हुए तो 300 केजी, 40 रेट हुए तो 400 केजी, और 50 रेट हुए तो 500 केजी, इस तरीके से आपने सेल किया। अब क्या होगा, जब मार्केट के अंदर सस्ते के अंदर चीज़ें बेची जा रही है, तो आपकी मेहनत लगी है, आपको बहुत मुनाफा भी कमाना है ना, तो आप क्या करोगे, लोअर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई करोगे। समझे? और जैसे ही हाइयर होंगी प्राइजेस, तो आप भी मार्केट के अंदर सप्लाई, मतलब बड़े तेज़ी चल रही है, ज़्यादा रेट के अंदर लोग खरीद रहे हैं, भक्का भक बेचो एकदम फटाफट। ठीक? अब दिए गए डाटा के हिसाब से हम इस व्यक्ति का जो सप्लाई ये कर रहा है इसका कर्व निकालने की कोशिश करते हैं। कैसा बना ये वाला कर्व? तो हमने ऑन वाई एक्सिस लिया है क्या प्राइजेस के अंदर की चेंजेस हुए, पहले 10 रुपये थी, बाद में 20, 30, 40 और 50 रुपये। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी सप्लाई की है, हमने कितनी क्वांटिटी सप्लाई की है। तो जब 10 रुपये का रेट था तो उस समय
आपने 100 केजी सप्लाई किया। जब 20 रुपये का रेट था तब आपने 200 किलो सप्लाई किया। 30 रुपये का रेट था तो आपने बोला 300 केजी। तो इस तरीके से आपने जो जो प्राइस है उस हिसाब से सप्लाई किया है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहला कंक्लूजन कि आपका जो स्लोप है ये अपवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है, तो लेफ़्ट टू राइट ये वाला अपवर्ड की दिशा में जा रहा है, जो कि बताता है कि अगर प्राइस घटी तो सप्लाई भी घटेगा, और अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गई तो मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर ये चीज़ें बेचना पसंद करेंगे। समझ आया? अब ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसी टॉपिक का आगे का टॉपिक है। मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में है? प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड। इफ प्राइस विल बी हाई, quantity of supplied will be high. If price are low, quantity which are going to supply will be low. Now next topic which you need to study is market supply schedule. जैसे एक उस समय हमने डिमांड के अंदर भी देखा था, वो सेम चीज़ यहाँ देख रहे हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर अब बेचने वाले आप अकेले थोड़ी हो। जैसे डिमांड के अंदर ग्राहक अकेला नहीं था तो बेचने वाला तू थोड़ी अकेला है भाई। तो उस केस के अंदर क्या होगा? हमने देखा कि ये एक बेचने वाला है ए, एक बेचने वाला है बी, एक बेचने वाला है सी, तीनों सेलर हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? सप्लाई करने का काम करेंगे, स्टॉक से ले लेके सप्लाई करेंगे। तो जब 10 रुपये रेट था तो आपने 100 किलो बेचने का डिसाइड किया। अब कौन कितना सेल करेगा ये डिपेंड करता है किसके पास कितना ज़्यादा स्टॉक है और उसको पैसे की ज़रूरत कैसी है। तो इसने 100 किलो लाया तो इसने मार्केट में तुरंत 200 लेके, और इसने मार्केट में 300 किलो बेचने के लिए लेके आया। मतलब तीनों ने मिलके ओवरऑल जो सप्लाई प्रोड्यूस किया है, बेचने के लिए जो अमाउंट रखी है या बेचने के लिए जो कमोडिटी केजी के अंदर ये कितनी है? 600 केजी। अब रेट बढ़ेगा, थोड़ा रेट बढ़ने की वजह से आपने भी बेचने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा माल लेके आ गए। तो ये 100 का 200 केजी लाया, 200 वाले ने 300 लेके आ गया आपको देख के, और 300 वाले ने 400 केजी लेके आ गया। तो ओवरऑल हर एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीमेंट किया है सप्लाई, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल सप्लाई है ये वाला मार्केट के अंदर का इंक्रीज हो गया। आगे इसी तरीके से जैसे रेट 30 रुपये हो गए पर केजी के, तो आपने 300 केजी लाया, आपका देखा देखी इसने भी 400 और इसने 500 केजी अपने शॉप के अंदर बढ़ा दिया। लेकिन तीनों ने थोड़ा थोड़ा बढ़ाने के कारण ओवरऑल जो मार्केट के अंदर का सप्लाई है ये भी इंक्रीज़ हुआ। अब जैसे ही आपने 40 रुपीज़ का रेट किया तो उस समय क्या होगा? आप 400 केजी बेच रहे थे, ये वाला सेम टेबल चल रहा है आपका 50 में 500 केजी। लेकिन आपकी देखा देखी आजू बाजू वाली पार्टी है बहुत ज़्यादा पैसे वाली है और उनके पास में स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो भी धीरे धीरे आप जैसे बढ़ा रहे हो तो वैसे भी उसने बढ़ा दिया। कि आप ये चाह रहे हो कि आपने प्राइस क्यों ये मार्केट के अंदर ज़्यादा चीज़ें क्यों भेजी? रेट बढ़े तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा प्राइस ज़्यादा चीज़ें भेजी। ऐसे ही इनके साथ भी रहा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जब प्राइस 10 रुपये थी तो लोएस्ट सप्लाई था 600 केजी, और जब प्राइस 50 रुपये हुई तो हाईएस्ट सप्लाई हुआ 1800 केजी। 3 गुना बढ़ गया। अंडरस्टैंडिंग? तो अब इसी चीज़ का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सो हियर इज़ योर मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के जैसा ही है, जो लेफ़्ट टू राइट कैसे जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो आप इसे समझ लेंगे। जब 10 रुपये केजी था तो ओवरऑल 600 किलो बेचा। 20 रुपये केजी था तो 900 केजी बेचा। 30 रुपये केजी था 1200 केजी बेचा। 50 रुपये केजी हुआ तो 1800 केजी हो गया। ठीक है, ऊपर जो टेबल के अंदर डाटा दिया है उसी की मदद से हमने सॉल्व किया है। तो अब हम यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे कि सेम पहले जैसा जो स्लोप है ये अपवर्ड जा रहा है, कहाँ? लेफ़्ट टू राइट।
जो कि क्या बताएगा, डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में सर, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज द फैक्टर। नेक्स्ट वन इज कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू डिटरमाइन द सप्लाई। सप्लाई कम होगा, बढ़ेगा, या सप्लाई के अंदर अगर थोड़ा भी चेंज अगर हो रहा है तो वो किन कारणों की वजह से हो रहा है। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो किसी भी चीज़ की कीमत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप सेलर हो, तो अगर आप कोई एक चीज़ बेच रहे हो, मार्केट ए के अंदर ये 10 रुपये में बेची जा रही है और मार्केट बी में ये 20 रुपये में बेची जा रही है, आपको बनाने में 8 रुपये लगते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप कहीं भी भेज सकते हो, तो आप कहाँ भेजोगे, डेफिनेटली बी प्लेस पे। तो इसीलिए क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। तो जहाँ पे प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ये हाई रहेगी, तो वहाँ पे सप्लाई भी हाई रहेगा। कहाँ लिखा है ये, यहाँ पे लिखा है कि मोर क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी जहाँ पे हायर प्राइस है, और लेस क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी जहाँ पे लोअर प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ प्राइजेस आर हाई, सप्लाई विल बी हाई। इफ प्राइजेस आर लो, सप्लाई विल बी लो। अनदर थिंग इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसमें से एक चीज़ है कि कॉस्ट कटिंग, मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के अंदर अब सस्ता हुआ है। बहुत सारे रीज़न है। मशीन है, एक्यूरेसी से वर्क करती है, चाय का ब्रेक नहीं, पानी का ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। सेकंड, सारी चीज़ें एक जैसी तैयार होती है परफेक्शन के साथ में, तो कोई भी वेस्टेज नहीं होता है या मिनिमम वेस्टेज होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आपका इम्प्रूव हो जाता है। कैसे इम्प्रूव होगा, बाय रिड्यूसिंग इट। ठीक है, बनने के लिए जो पैसा लगता है ये घट जाता है, तो आपका बेनिफिट हो गया। ठीक, तो अगर आपको जो चीज़ वो पहले 8 रुपये में पड़ रही थी, आपने नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए, तो आपको ये 5 रुपये के अंदर ही पड़ रही है। समझ में आया? अगर ये चीज़ 5 रुपये में पड़ रही है और आपके पास अगर से 80 रुपये थे, तो पहले कितने बनते थे, सिर्फ 8 रुपये के हिसाब से 10 ही प्रोडक्ट बन रहे थे। लेकिन अब 80 रुपये के अंदर एक चीज़ बनने में 5 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो आपके पास में कितने बनेंगे, पहले 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, अब कितने बनेंगे। सो 5 × 5 5 3 13। ठीक है, तो 13 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास में। ओके, सो राइट, बराबर है क्या 13? गलत है ना? कैसे बराबर है, 16 प्रोडक्ट बनेंगे ना, 16 5 80। बस मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके देखो। सो अलर्ट रहो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगेन जो चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हो उसकी ओवरऑल कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी के अलावा भी जैसे डिलीवरी है, पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, डेफिनेटली सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो जा रहा है तो सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनने की वजह से जो टोटल आपके पास में स्टोरेज है वो भी कम हो जाएगा, चीज़ें ही कम बनेंगी ना, चीज़ें अगर कम बन रही है तो सप्लाई भी कम होगा। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि पैसा लिमिटेड है। ठीक है, फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा रहे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, बिजली है, बिजली अगर 24/7 MIDC के अंदर जाओ, तो MIDC क्या है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए स्पेशल एरिया, वहाँ बिजली 24/7 देते। क्यों? बिजली बंद तो प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद तो सप्लाई बंद, राइट। अब रोड अगर काफ़ी अच्छे बनाएंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो जहाँ बेचना है उस जगह पे पहुँचेगा, इसीलिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बेटर प्रोडक्शन, सॉरी बेटर सप्लाई। एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन। आपने बताया है कि ये चीज़ बनानी है 20 पीस,
लेकिन अगर कहीं पे कुछ थोड़ा सा बीच में अगर समझ नहीं आया लेबर को, काम करने वाले इंसान को, तो अगर फ़ोन है वो फ़ोन करके पूछ लेगा, वीडियो कॉल से बताएगा, आप चेक कर पाओगे कि कितना काम हुआ है। वरना क्या है, शाम में आके अरे बोले सर वो तो वो मिला ही नहीं ना जिससे वो करना था, इसीलिए काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर ताकि प्रोडक्शन प्रॉपर रहे। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी रहेगी तो सप्लाई भी कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर गुड है, बेटर है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो सरकार अगर चाहिए, जैसे कि ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा MIDC का एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें लगती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम रेट के अंदर, दूसरा लोगों ने बेचना चाहिए इसीलिए टैक्स भी कम 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 लगाएंगे ताकि चीज़ें सस्ती होगी और लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अंडरस्टैंडिंग। और अगर लोग खरीद रहे हैं तो आप उसका सप्लाई भी इंक्रीज़ करते जाओगे, आप प्राइस भी बढ़ाओगे, आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर फेवरेबल रही, जितनी कंडीशन है उन कंडीशंस को लेके, फॉर एग्जांपल टैक्स कम है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे MIDC जैसे एरिया बना के रख दिए जहाँ पे 24/7 पानी, बिजली और अच्छी रोड की कनेक्टिविटी की सुविधाएं हैं। और अगर यही उल्टा रहेगा, अगर टैक्स बढ़ा दिया, सब्सिडी घटा दी, तो फिर क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी काम, क्योंकि फिर चीज़ें महंगी होने के कारण लोग परचेस नहीं करेंगे और इसीलिए फिर प्रोडक्शन के ऊपर उसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। सिक्स, नेचुरल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मानसून अच्छा आ गया, बरसात वगैरह बहुत अच्छी आ गई, और अगर जो आप उगाने जा रहे हो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो बहुत अच्छा हार्वेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खेती होगी। अगर खेती अच्छी हुई मतलब प्रोडक्शन अच्छा हुआ, इसीलिए आप सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे या सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। वही अगर नेचुरल कंडीशंस प्रॉपर नहीं रहेगी, फेवरेबल नहीं रहेगी, तो क्या होगा, तो फिर सप्लाई भी बिगड़ जाएगा। इसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। अगर पता चला भविष्य में आपको, आप बेचने वाले हो, अगर आपको पता चला कि आगे अभी तो मार्केट में चीज़ें कम हैं और इसीलिए लोगों की डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ गई, लोग बाद में ज़्यादा रेट में ख़रीदोगे, तो आप क्या करोगे, स्टॉक करके रखोगे, जमा करके रखोगे, बाद में बेचोगे। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं 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 नहीं, बाद में कोई आकर और दूसरा बहुत सारा माल बेच सकता है और लोग नहीं खरीदेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे होली, होली के दिन तक के आपका स्टॉक जितना भी है आप सामने ले आते हो, होली के दूसरे दिन कहाँ किसी चीज़ का इस्तेमाल होगा, राइट, कहाँ किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस होगा, खेलने वाले बहुत कम रहेंगे। पतंग संक्रांति के बाद भी चलते रहता है, लेकिन एज इन हॉबी बोल के मेन मार्केट तो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा स्टॉक उस दिन पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद में फ्यूचर क्या हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, या जमा करके रखना पड़ेगा ताकि अगले साल फिर सीज़न आए तब बेचे। ठीक। बाकी के जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो है मार्केट का नेचर कैसा है। ठीक है। मार्केट अगर कंपेटिटिव है तो क्या होगा, कोई भी रेट तोड़ तोड़ के नहीं बेचेगा, वरना अगर सामने वाले ने कम सप्लाई कर रहा है फिर भी अगर वो सस्ते के अंदर बेच रहा है तो फिर आपका सप्लाई अगर बढ़ जाएगा, आपको भी कम रेट में बेचना पड़ेगा। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके जैसे जो दूसरे रिलेटिव प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, तो जो अदर गुड्स है उनकी प्राइसेस क्या है, आप गुड़ बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर से अदरक, एक अदरक आती है छिंदवाड़ा से MP, और दूसरी अदरक आती है बेंगलोर से। ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम गुड है, तो दोनों की जो रिलेटिव प्राइस है ये चीज़ें मायने रखती हैं। अब क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है इसीलिए रेट अलग रहे तो भी ख़रीदने वाले को वो जस्टिफाई करते आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये भी फ्लक्चुएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे देश के अंदर कोई एक देश है, उस देश के अंदर कोई चीज़ सस्ते में बेची जा रही है, लेकिन उनको पता है कि भारत में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, महंगे में ख़रीदते हैं लोग, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे भारत में, और भारत वाले इंपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। सेम भारत वाले भी ऐसा करेंगे, किसी चीज़ की रेट, जैसे नागपुर में संतरा है, उनको पता है कि फॉरेन नेशंस के अंदर
जो अच्छे क्वालिटी की चीज़ें हैं इनको बहुत पैसा मिलता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नागपुर का सारा संतरा इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करके बेच देते, बहुत पैसा कमाते हैं। नागपुर वाले खाते रहेंगे, पीछे वाला जो बच्चा संतरा है वो। ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे है, इसके भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रॉ मटेरियल वालों के और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने वालों की कितना यूनिटी है, या वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से ला रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले जो ओनर है, मैनेजमेंट है और लेबर है, इनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। पता चला लेबर ही नहीं मिला तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो सप्लाई रुक ही गया। ठीक है। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स लगने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स भी अदर फैक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़कर फिर तैयार हुआ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। क्या तैयार हुआ? लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये वाला दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अगेन सेम चीज़ें उनकी किताब में, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। इस लॉ में आप प्राइस और क्वांटिटी, उस प्राइस के ऊपर कितनी सप्लाई की जाती है, इसके बारे में डिफरेंस या फिर रिलेशन प्लॉट आउट करोगे। स्टेटमेंट जैसे कि वैसा याद रखना है। स्टेटमेंट है कि अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कंसिडर किया जाए या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए, तो जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा रहेगी तब बेचने वाला उसको बेचने की जल्दी बताएगा और उस चक्कर में क्या करेगा, मोर क्वांटिटी सप्लाई करेगा। और जब कीमतें कम हो जाएगी तो उस समय लेस क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। ठीक है। दूसरी भाषा के अंदर अगर आप सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट रखो तो राइज इन प्राइस रिजल्ट इन द राइज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जैसी कीमतें बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ी, कीमतें बढ़ी, तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए लोगों ने सप्लाई बढ़ा दिया, उस जगह जाके बेचना चालू किया। और अगर प्राइस कम होते गए तो लोगों ने उसको स्टॉक करके रखा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि स्टॉक और सप्लाई ये भी यहाँ पे इंटर रिलेशन वाली चीज़ें रहेगी। ठीक है। तो अजम्पशन और उसके बाद में एक्सेप्शन के अंदर ये वाली चीज़ें हमें देखना भी है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली हमने बताया कि किसी भी एक्स इस कमोडिटी का सप्लाई किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। चार चीज़ों का सप्लाई, ये चार चीज़ों की प्राइस कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो एस इज सप्लाई, एक्स इज़ वो कमोडिटी, एफ इज़ फंक्शन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो हम अजम्पशन पे सीधा शिफ्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द अजम्पशन ऑफ द लॉ। क्या क्या अजम्पशन है? सबसे पहले कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप कोई भी चीज़ जब भी प्रोड्यूस कर रहे हो तब उसका जो कॉस्ट था, पहले पिछले साल आपने प्रोड्यूस किया तब 1000 रुपये है, इस साल आपने प्रोड्यूस किया तब भी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट 1000 रुपये होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से या तो आप उसकी सेलिंग प्राइस चेंज करनी पड़ेगी, या तो आपको जो प्रॉफिट आप खुद के लिए रख रहे थे ये वाली चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस दोनों में से कुछ भी चेंज करना पड़ा तो अल्टीमेटली सप्लाई जो है ये वाला हैम्पर होगा। ठीक। और अगर आपको सेम प्राइस के अंदर सप्लाई करने के लिए अगर किसी ने बोला और अगर आपका प्रोडक्शन भले ही चेंज होते रहा तो क्या होगा, प्रॉफिट आपको कम करना पड़ेगा तभी आप सेल कर पाओगे। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने टेक्नोलॉजी बदल दी तो टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्निक का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ गया उसी कॉस्ट में तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, सस्ते में पड़ गई आपकी चीज़ें। अब आप भले ही कम रेट है फिर भी बेच सकते हो। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है वो सेम रहे। हम क्या चाहते हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चेंज ना हो, इसीलिए कॉस्ट ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सेम टू मेंटेन द सेम सप्लाई एट सेम प्राइस। ओके। थर्ड वन इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मौसम अगर बदल गया तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक जैसी जो नेचुरल कैलेमिटी है, नैसर्गिक आपदा है, अगर ये वाली सारी की सारी अगर आ जाती है तो भी फिर क्या हो जाता है, सप्लाई
डिसकंटिन्यू हो जाएगा। स्टॉक है दिल्ली में, भेजना था हरिद्वार, आ गई बाढ़, तो क्या हो गया, स्टॉक वहाँ पे पहुँचेगा क्या, नहीं। रोड पूरे के पूरे बिगड़ गए। आपको पता है कि वहाँ महंगे रेट के अंदर बेचे जा रही है चीज़ें, जिनका रेट बाहर कहीं पे उतना नहीं है, तो भी वहाँ चीज़ें नहीं पहुँच पाएगी। तो इसीलिए कोई भी चेंज इन वेदर कंडीशन अननेचुरल तरीके से जो होती है वो बिल्कुल ना हो, ताकि आप सेम प्राइस के ऊपर सेम क्वांटिटी सप्लाई कर सको, बढ़ी हुई प्राइस पे बड़ी क्वांटिटी सप्लाई कर सको। नाउ फोर्थ, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार के द्वारा किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि टैक्स पॉलिसी या ट्रेडिंग की जो पॉलिसी है ये सारी की सारी अफेक्ट करती है, तो इसको भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होते हैं तो फिर सप्लाई और प्राइस दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज होता है, जैसे फ्यूल की प्राइजेस चेंज हो गई, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है या प्रॉफिट का पार्ट है वो वाला घट जाएगा। ठीक है, तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जाती है तो सप्लाई सेम प्राइस के ऊपर देना पॉसिबल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ गई या रोड अगर बेकार है तो खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए आपको प्राइस भी महंगी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो सप्लाई के ऊपर असर होता ही होता है। 6, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर था। जो बाकी के गुड्स है उनकी भी प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमने देखा था शुगर और क्या नाम है उसका, जैगरी, गुड़, इनका कंपैरिजन देखा था डिमांड के समय, और डिमांड का बिहेवियर अगर चेंज हो गया, लोगों का खरीदने का अगर नेचर चेंज हो गया तो सप्लाई भी वैसे ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बाकी के जितने भी गुड्स हैं उनको कॉस्ट या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अगर ये बदले तो लॉ ऑफ सप्लाई बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा, फिर शक्कर बेचना बंद, गुड़ बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, दोनों के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, गन्ना ही। ठीक, अब ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री बहुत बड़ी बात होती है। जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो 7 पॉइंट इज़ नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रही तो अगेन फिर क्या होगा, जानबूझ के लोग सप्लाई रोक के रखेंगे ताकि प्राइस बढ़ने दो, बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे, तो सप्लाई और प्राइस प्रोपोर्शनली वर्कआउट नहीं करेगा। अब जो हमने लॉ पढ़ा है उसी लॉ को हमने जो पहले वैलिडेट किया था वही एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपये के ऊपर अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो 100 किलो मार्केट के अंदर बेचने लाए। अगर लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि ऑब्वियस है, ये कम क्वांटिटी है, आपने 4000 किलो प्रोड्यूस किया था, पहले एग्जांपल में देखा था, फिर अगर 20 रुपये रेट हो जा रहे तो 200, 30 रुपये रेट हो जा रहे तो 300 किलो, 40 रुपये रेट हो जाएंगे तो 400 kg, और 50 रुपये रेट हो जाएंगे तो 500 kg। तो जैसे जैसे 10-10 रुपये से प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे मार्केट के अंदर सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। ये वाला सप्लाई फिर पहले क्या था, 10 रुपये में लोकल आदमी बेच रहा है, फिर पड़ोस के गांव का आदमी आ गया और उसने फिर क्या किया, उसने भी बेचना चालू कर दिया, तो ये 20 रुपये रेट जैसे ही हो गया, लोग 20 में ख़रीदने लग गए, तो इसने और इसके 100 तो आ ही रहते, पड़ोस वाले के भी 100 किलो आने लग गए, तो अब 200 किलो आ रहे। अब लोग देख रहे हैं यहाँ फ़ायदा हो रहा, फिर भी लोगों की डिमांड कंटिन्यू सेम ही है, तो फिर इन्होंने अगले दिन 30 रुपये रेट किए। जैसे ही 30 रुपये रेट किया तो किसी ने तो भी, विदेशी आदमी ने या बाहर के दूसरे ज़िले के अंदर से माल आना शुरू हो गया। मैं बेंगलोर और छिंदवाड़ा अदरक की बात कर रहा था, क्या अदरक इधर नहीं उगेगी, बिल्कुल उगेगी सर, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही सस्ते क्वांटिटी के अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, राइट, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या करते हैं, ऐसी जगह टैप करते हैं जहाँ ये चीज़ें सेल की जा सके। ओके, इसीलिए वो फिर ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने लिया ना, कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन रहना भी ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए, 10 रुपये था
उस समय 100 किलो बेचने के लिए माल आया। फिर डिमांड अगर कंटिन्यू रहेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगले दिन 20 रुपये किलो से बेचा तो किसी और को पता चला कि यहाँ डिमांड है, तो वो भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यहाँ 200 किलो ले आया। मतलब आपके 100 और कोई 100 लाया। फिर 30 रुपीज़ जैसी हो जाएगा तो 300 kg, 40 रुपीज़ kg हो जाएगा तो 400 kg, और 50 रुपीज़ हो जाएगा तो 500 kg। सो दिस वॉज अ लीनियर ग्राफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई का कर्व कैसे है। तो सप्लाई का कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप है। ये रिलेशनशिप कैसी बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सा? प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई घटेगा, ये बता रहे हैं। अब इस लॉ को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एक्सेप्शंस के अंदर आएगी, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर, यह बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हम टेबल की मदद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अब एक आदमी है, इस आदमी की ज़रूरत है 1000 रुपए की। ज़रूरतों के अंदर पैसे की ज़रूरत मैं से बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, शुरुआत में उसको 100 रुपये घंटे के हिसाब से पैसा मिलता था, और वो दिन के अगर 5 घंटे काम करेगा तो उसके 500 रुपये बन जाते थे। तो गरीबी मेंटेन होती थी। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे यहाँ गरीबी कैसा है, मेंटेन करने वाला सिस्टम है। तो गरीबी मेंटेन हो रही है इसकी। 500 रुपये, अरे सर और 500 चाहिए थे सर, कैसा होगा। अब क्या होगा फिर कि कुछ समय के बाद में इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। तो इम्प्रूवमेंट हो गया, महंगाई बढ़ रही है, सेठ ने पैसे ज़्यादा कमा लिए, इसीलिए फिर 200 रुपये उसका वेजेस हो गए। अब वो जब 200 रुपये पर आवर के कमा रहा है, तब उसको, लेकिन उसने क्या बोला कि देखो भाई, मैं पगार क्यों बढ़ा रहा हूँ तुम्हारी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो इसीलिए तुम्हारी पेमेंट, लेकिन तुमको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, 7 घंटे। तो ये बोले ठीक है ना सर, चलेगा। 500 से सीधा इसके 1400 रुपये पर डे कमाई चालू हो गई। हो गया, ये हो गया बड़ा खुश। अब क्या था, ज़रूरत 1000 ही रुपये की, तो इसने और 200 रुपये कहीं सेविंग में डाले। अब बोले मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो अब इसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्डअप हो गया। अब अगले साल जब महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, और जब सीज़न आ गया, तो फिर 300 रुपये इसके वेजेस हो गए। यहाँ वेजेस पर आवर के हिसाब से मिल रहे हैं इसको। अब लेकिन इसको अगर बोला कि तू 8 घंटे काम कर, तो ये क्या बोलेगा, नहीं सर मेरे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब इसके दिमाग में आ गया मुझे आराम करना है, मुझे घूमने जाना है। तो इस वजह से ये बोलेगा सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम कर सकता है, इस रेट पे परवड़ता तो ठीक है, नहीं तो और किसी को बुला लो। अब क्योंकि ये आपके पास एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इसको ये काम बहुत अच्छे से आता है, और हम यहाँ एक आइडियल कंडीशन मानते हैं कि ये काम कैसा है, स्किल वाला काम है। मतलब कोई भी ऐसा आया गया वो अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, और इसी चीज़ के हिसाब से फिर हमने बोला चल जाने दे, 6 घंटे ही कर। या तो इसने डिमांड किया कि सर पिछले साल आपने 200 रुपये दिए थे ना, इस साल महंगाई बढ़ गई, 300 करेंगे तो ही काम करूँगा। तो अब ओवरऑल इसकी कमाई जो है ये वाली इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ये जितने घंटे काम कर रहा था ये वाला हो गया कम। अब यहाँ पे ये जो वर्कर है, ये वाला वर्कर क्या हो गया आपका, सप्लाई, और क्वांटिटी मतलब कितने घंटे काम करेगा, ये हो गया सप्लाई की क्वांटिटी। तो ये आप प्राइस दे रहे हो, ये प्राइस के ऊपर इसने 5 ही घंटे अपने दिए, आपने 200 किए, बढ़ गया। तो यहाँ देखो, ये वाला आपका जो स्लोप है, ये वाला स्लोप बड़ा अच्छा चला। जब 100 रुपये रेट आप दे रहे थे पर आवर के हिसाब से, तो 5 घंटे इसने काम किया। फिर आपने रेट बढ़ा दिए तो इसने 7 घंटे काम किया। लेकिन उसके बाद आपने जैसे ही 300 रुपये कर दिए,
तो 300 के हिसाब से इसके दिमाग में तो पता है कि अपने को 1000 की ही ज़रूरत है, तो इसने फिर भी क्या किया, बोले अभी सेविंग भी करने लगा हूँ, क्यों बेकार करना है ये वाला, तो मैं 7 घंटे तो काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आराम के लिए भी कुछ समय चाहिए, तो इसने 6 ही घंटे काम करना प्रेफर किया। तो यहाँ पर ये बैकवर्ड इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुकना, किधर झुक गया, ये पीछे की साइड में वापस से झुक गया, इस तरीके का ग्राफ तैयार हो गया। तो SAS1 क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड, पीछे के साइड बेंड होने वाला कौन, लेबर सप्लाई कर्व। ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर दी हुई है। एक्चुअल कर्व कैसा होना चाहिए था भाई, ऐसा बढ़ती जाना चाहिए था। क्यों किया इसने ये, क्योंकि इसको आराम करना है। अब कहाँ दिया हुआ है, लेबर विल प्रिफर लेजर टाइम, आराम का समय चाहिए, इसीलिए क्या कर रहा है, डिनाई टू वर्क कर रहा है एक्स्ट्रा समय के लिए, ठीक है। ये सिर्फ 6 घंटे काम करने के लिए राजी है, ठीक। तो यहाँ बताया है आपको कि 100 रुपये घंटे के हिसाब से जब वो काम कर रहा है तो 5 घंटे के हिसाब से 500 रुपये मिले। बाद में 100 से 200 रुपये जब आपने रेट बढ़ाया तो 5 घंटे से ये 7 घंटे काम करने के लिए राजी हो गया, और अब इसका जो पेमेंट है ये 500 से सीधा 1400 हो गया। अब जैसे ही 1400 रुपये इसके पास में आ गए तो ये एक हाई क्वालिटी का लाइफ जो है ये जीने लग गया। अब अगर इसके वेजेस महंगाई के हिसाब से बढ़ जाए, 200 से 300 हो जाए, तो भी ये ज़्यादा समय काम करने के लिए राज़ी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज अबाउट द एग्रीकल्चरल गुड्स, खेती के अंदर जो भी उत्पाद हो रहे हैं उन उत्पादों के बारे में। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये खेती के चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि खेती ये डिपेंड करती है वेदर के ऊपर, और हमने वेदर को कांस्टेंट कंसिडर किया था, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। जब मौसम बहुत खूबसूरत रहेगा उस समय प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मौसम बेकार हो जाए, इनफेवरेबल हो जाए, तो उस सर्कमस्टांसेस पे अगर फसल बर्बाद हो गई तो आप प्राइस अगर बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या, नहीं, एकदम से उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर बाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शायद इसीलिए इन्वॉल्व हो गया, ठीक। लेकिन अगर सभी जगह की कंडीशन सेम रहेगी तो यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। फिर थर्ड, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अब बहुत अच्छा घर है या गाड़ी है, बहुत महंगी है, लेकिन अगर आपको हार्ड कैश की ज़रूरत है, पैसा होना अभी के अभी, तो क्या होता है, जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी पता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बिलो मार्केट प्राइस सेल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेरिशेबल गुड्स, ऐसी चीज़ें जो सड़ने वाली है। अब सप्लायर क्या करता है, भले ही अगर ये वाली चीज़ें बेचनी पड़े कम रेट के अंदर तो इसको बेचा जाए, आज के आज ही ख़त्म करना है। क्यों, क्योंकि कल तक के बेकार अगर हो गया ये तो लॉस ही हो जाएगा टोटल। तो ये रहा नहीं देख सकता कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो फिर मैं सप्लाई बाद में बढ़ाऊँगा। और रेयर गुड्स, ऐसी चीज़ें जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए, बहुत ही रेयरली मिल रही है, या एंटिक कोई चीज़ है, तो एंटिक मतलब बिल्कुल अजब गजब, या फिर पुराने कॉइन्स है या पुरानी पेंटिंग्स है, रेयर से रेयर, तो इन चीज़ों की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। लेकिन इनका सप्लाई आपके हाथ में है क्या, आपको 2 कॉइन कहीं पे तो भी बहुत ही शिवाजी महाराज के ज़माने के मिल गए। अब किसी ने बोला कि ठीक है 2 कॉइन 2000 में, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ, तो 3 कॉइन ला। तो आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो क्या प्राइस अगर बढ़ती है तो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग in respect to the what are the exceptions to the law of supply. Hope so you understand it. So hereafter हम लोग पढ़ेंगे variations in supply. वेरिएशन इन सप्लाई, इस टॉपिक के अंदर हम लोग सप्लाई किस तरीके से बदलेगा ये देखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हमें बाकी जितने भी फैक्टर हैं, सभी फैक्टर्स जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उनको कांस्टेंट रखना है, ठीक। तो
अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर सारे फैक्टर हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करें और प्राइस के हिसाब से सप्लाई किस तरीके से चेंज होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो उस टॉपिक को हम कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। समझ में आया क्या? तो वेरिएशन मतलब बदलाव सप्लाई के अंदर किस हिसाब से होना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस अगर चेंज हुई तो सप्लाई कितना चेंज हो रहा है, बस इतना। सेम ग्राफ, दो चीज़ें, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर सेम आपने ग्राफ लिया कि फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस पहले ये थी और आप इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे थे, तो ये वाला बन गया आपका पॉइंट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो से प्राइस अगर यहाँ पे आके ये बदल गई तो क्वांटिटी जो सप्लाई की वो ये की। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन बनाई है वो कुछ लाइन ये, ओके, ये वाली लाइन, चलिए ये यहाँ से हम लोग बनाते हैं इस लाइन को, तो ये वाली वो लाइन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। बस, तो लो प्राइस टू हाई प्राइस व्हेन यू आर मूविंग, quantity of supply will be also moving in the same direction। समझ आया कि जैसे जैसे राइज इन प्राइस होगा तो वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी रेज होगा, बढ़ेगा, जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। इसी ग्राफ को जब आप एस से यहाँ तक के जा रहे हो, एस तक के, या m से n तक के जा रहे हो, पॉइंट m से लेके तो पॉइंट n तक के जा रहे हो, तो इसे कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब इतने से इंक्रीज हुआ। अगर प्राइस इतने से बढ़ती है तो सप्लाई फिर इतने से बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इतने से बढ़ा। और ये जो कर्व है एस एम एन एस वाला, इसको हमने नाम दिया सप्लाई कर्व। समझे? नेक्स्ट, सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म से कि क्या क्या बताया था हमने। जो सप्लाई है ये बताया ओ क्यू 1 से, और जो प्राइस है ये ओ पी और ओ पी 1 से बताई थी। एम और एन ये वाले दो पॉइंट बता रहे थे कि कितना एक्सपांशन हुआ है सप्लाई के अंदर अगर चेंज इन प्राइस उतना अराइज होता है तो। सेकेंड रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई, पैसे अगर आप चेंज करो, वैल्यू अगर आप चेंज करते हो कमोडिटी की, तो कितना घट जाएगा, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ अगेन सेम चीज़ें आप यहाँ देख पाओगे कि लॉ के हिसाब से अगर फॉल इन प्राइस होता है तो क्या होना चाहिए, फॉल इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रैक्शन कहा गया, मतलब कम हो जाना। तो यहाँ हमने देखा कि शुरुआत में हम पहले P इस प्राइस के ऊपर Q इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे थे, दोनों को कनेक्ट करके N ये वाला पॉइंट बना। अब अगर किसी कारण की वजह से मार्केट के अंदर प्राइजेस गिरने लगी, क्रैश होने लगी, तो अगर प्राइस कम 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 होने लगी तो ग्राहक के दिमाग में भी क्या आ गया कि भाई और ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी जो है ये वाला भी कम होगा। आपको ओनर बोल के कंसिडर किया था, आप यहाँ पे ओनर बोल के ही बिहेव कीजिए। तो अगर आपको बेचना है, प्राइस अगर कम हो गई तो आप बेचोगे क्या। फॉर एग्जांपल आपने होली के लिए पिचकारी की दुकान लगाई, अब होली हो जाने के बाद में प्राइस कम में मांगने लग गए, लोग बोले अरे आता का काम है। तो उस सर्कमस्टांसेस में आपने क्या किया, बोले ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टॉक करके रखता हूँ, जमा करके रखता हूँ, अगले साल मैं इसको खोलूँगा, ठीक है। तो क्वांटिटी मार्केट के अंदर फिर बेचने वाले बहुत ही मजबूरी में है तो ही वो फिर क्वांटिटी को सप्लाई करेगा, ठीक। तो ये इनको जोड़ने वाली जो लाइन है ये है एस एस, ये क्या है, सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व में कितने से कमी आई है, तो अगर प्राइस इतने से चेंज की है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इतने से कम हुआ है, ये एन एम से बताया गया। तो ये जो अब एन से एम तक के लाइन आ रही है इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हुआ है या सप्लाई के अंदर कमी आई है, राइट।
ये चीज़ यहाँ पे दी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या बताया है, एक्स एक्सिस के ऊपर OQ से लेके OQ2 ये क्वांटिटी का जो कमी मार्केट के अंदर सप्लाई हो रही है वो बता रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइजेस जो पहले OP थी वो OP2 हो चुकी है, गिर गई है, प्राइस कम हो गई है। इसी कारण जो N से लेके M तक के लाइन आ रही है या जो पॉइंट मूव हुआ है सेल्स का, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये तो था वेरिएशन इन सप्लाई। अब दूसरा चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर वेरिएशन इन सप्लाई का उल्टा फैक्टर रहेगा। कैसे सर? हमने वेरिएशन इन सप्लाई के अंदर प्राइस को चेंज किया और प्राइस को चेंज करने की वजह से सप्लाई के ऊपर क्या असर होता है हमने ये देखा। बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट पकड़ा था। यहाँ पर आपको प्राइस को कांस्टेंट रखना है और बाकी अलग अलग जो फैक्टर्स सप्लाई के लिए बूस्ट करने वाले हैं या चेंज करने वाले हैं उसको बदल बदल कर देखना है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, अगर इंक्रीज इन सप्लाई करना है और अगर आपको प्राइस कांस्टेंट रखनी है तो उस सर्कमस्टांसेस के ऊपर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोडक्शन अगर हाई होता है तो ही सप्लाई हाई होगा, राइट? और प्रोडक्शन हाई करने के लिए आपको प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जितने भी ऐसे फैक्टर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं उसको लेके चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो इनपुट आप दे रहे हो जैसे लेबर का कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल, ये कम हो जाना चाहिए तो सस्ती चीज़ बनेगी, मतलब उतने ही पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी बनेगी। सरकार को जो टैक्स देना पड़ रहा है ये वाला टैक्स कम देना चाहिए। अगर फॉल इन टैक्स हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सस्ती चीज़ें बनेगी, अगेन मोर प्रोडक्शन होगा। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड अगर करेंगे तो मोर प्रोडक्शन हो गया। और ये सारी चीज़ें करते वक्त आपका जो प्राइस है ये वाला प्राइस कांस्टेंट रखना है, ठीक है? अब देखो भाई क्या हो गया कि शुरुआत में आपके पास में SS ये क्या था, ओरिजिनल सप्लाई का कर्व, तो ये SS ओरिजिनल सप्लाई का कर्व है। अब क्योंकि प्रोडक्शन हाई हुआ, सप्लाई हाई हुआ, सप्लाई अगर हाई हो रहा है तो ये ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से लो प्राइस के अंदर शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई तो कंपटीशन बढ़ जाती है और कंपटीशन बढ़ गई तो ओवरऑल प्राइस कम होती है, तो प्राइस पहले से कम हो गई, ठीक? और धीरे 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 ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ भी सेम इसी तरीके से चलता जाएगा और ये S1 पे आके ख़त्म होगा। तो ये S1 क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें पता चलती है, हमें पता चलता है कि OQ OQ1 ये क्या बता रहा है, OQ और OQ1 ये बता रहा है सप्लाई एट अ सेम प्राइस। ओके, नेक्स्ट SS और S1 ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट बता रहा है ओरिजिनल सप्लाई से, मतलब S1 से SS से S1 क्या बता रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट बता रहा है ओरिजिनल सप्लाई से। इनडायरेक्टली ये सारी टेक्निकल चीज़ें ना भी लिखो तो भी आप ये लिख सकते हो कि इंक्रीज़ क्या हो गया, सप्लाई हो गया है। इसी की उल्टी चीज़ें आएगी डिक्रीज़ इन सप्लाई में। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है फॉल इन सप्लाई। सप्लाई कब घटेगा, जब अनफेवरेबल चेंजेस आपके आना शुरू हो जाएंगे उस समय। सप्लाई अगर कम हो जाता है तो फिर प्राइस का इफ़ेक्ट और ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो क्या हो गया, जैसे सरकार ने टैक्स इनपुट बढ़ा दिए, इसके अलावा प्राइजेस अगर रॉ मटेरियल की बढ़ गई, वर्कर्स ने अगर स्ट्राइक कर दिया तो काम बंद पड़ा हुआ था लेकिन उनको पगार देनी ही पड़ रही थी, ये ऐसी बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट है। तो इस सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ वो वाला प्रोडक्शन हुआ कम, प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा। तो यहाँ से देखिए ओरिजिनल था हमारा ये SS, मतलब इस प्राइस के ऊपर इतना सप्लाई कर रहे थे। अब क्या हो गया, आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया S2 मतलब अभी आपकी क्वांटिटी लेस हुई है प्रोड्यूस और प्राइस इसीलिए बढ़ गई है।
यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट एस और पॉइंट एन पे अगर प्राइस को देखें तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कितना सप्लाई हो रहा है, इस क्वांटिटी का सप्लाई हो रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ पे धीरे 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 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। स्टार्टिंग आपकी अलग अलग हो सकती है, सेम चीज़ें आप यहाँ पे इंक्रीजिंग में भी देख सकते हो कि पी इस प्राइस के ऊपर पहले आप एम इतनी क्वांटिटी सिर्फ सप्लाई करते थे, लेकिन अब ड्यू टू ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो इसी प्राइस के ऊपर आप अब ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो। तो ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है, ये वाले ग्राफ से हमें इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई ये वाले कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलते हैं। अब वापस से जैसा उस चैप्टर के अंदर डिमांड एनालिसिस में देखा था, तो यहाँ पे भी सप्लाई और ओवरऑल जो सप्लाई है, इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सप्लाई ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेट मतलब एवरेज जिसमें सबको जोड़ना पड़ेगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पर आप जो क्वांटिटी सेलर किसी पर्टिकुलर रेट के ऊपर सेल करना चाहता है, सिर्फ इसके बारे में बात की जाएगी किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसीलिए ये सिर्फ सेलर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति बेचने के लिए रेडी है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, ये मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा। ये मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब ये लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो एग्रीगेटेड सप्लाई है, टोटल सब ने मिला के कुल किया हुआ सप्लाई, ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। ठीक है, सो दिस वाज फॉर दिस टॉपिक। Moving on to the next topic. Let's move on to the another concept, that is the concept of cost and revenue. अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज़ कॉस्ट? तो कॉस्ट के अंदर यहाँ आपको एक वर्ड इस्तेमाल करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कीमत जो किसी चीज़ को बनाने में लगी हो। ओके, तो किसी भी चीज़ को निर्माण करने में या बनाते वक्त जो चीज़ें हम इनपुट के रूप में देते हैं उसे हम लोग कहेंगे कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बिस्किट बनाने थे तो आप रॉ मटेरियल ले आए, बिस्किट बनाने के लिए आपने लेबर और मशीन्स लगाई, और साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग से लेके सारी चीज़ों के लिए जगह, पानी, बिजली, इन सब के लिए लगता है पैसा। तो इनडायरेक्टली चाहे रॉ मटेरियल रहे या लेबर को दिए गए पेमेंट रहे या बाकी सारी चीज़ों को खरीदने के लिए लगा हुआ पैसा, तो ओवरऑल जो पेमेंट या जो अमाउंट आप इनपुट में डालते हो इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट। ठीक, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट बोल के भी काउंट होती है, इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे। मतलब वो चीज़ निर्माण करने के लिए जो कुल कीमत लगी है वो। अब जैसे जैसे अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है, मतलब एक बिस्किट के पैक के लिए अगर 10 रुपये लग रहा है, तो अगर आपको 2 बिस्किट के पैक बनाने हैं तो डेफिनेटली 20 के करीब ही कुछ अमाउंट लगेगी। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही आपको आउटपुट बढ़ाना है उस तरीके से इंक्रीज़ होगा। कॉस्ट टोटल 3 प्रकार की रहेगी। पहला, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये जो कंसेप्ट है ये दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज़ की टोटल जो कॉस्ट है ये वाली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेहूं का आटा आपको बिस्किट बनाने थे तो आप ले आए, तो ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट में। ठीक है, एक बिस्किट बनाने के लिए आपको इतना कॉस्ट लगने वाला है जितना बिस्किट के लिए आटा लगेगा। ओके, तो वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहेगा? वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ें बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबर है, लेबर के पेमेंट अगर आपने फिक्स रखा है तो ओके, लेकिन अगर वो लेबर अचानक से बीमार पड़ गया और वो अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगने लग गया, तो जो पैसा लेबर को देना चाहिए था उससे ज़्यादा दिया गया, मतलब वो चेंज हुआ है फैक्टर। बिस्किट की साइज़ के लिए आप आटा की क्वांटिटी चेंज तो नहीं करोगे क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर आपने रखा है।
ओके, अब ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। स्कूल या कॉलेज में आप जब गए तो आपकी कॉलेज की फ़ीस फिक्स थी, लेकिन और कौन सा कॉस्ट आपका वेरिएबल के अंदर गया उस समय? ट्रिप। तो आपको पता नहीं था कौन से साल कहाँ ट्रिप ले जाने वाले हैं, तो उसके लिए कितने पैसे मांगेंगे, तो वो हो गया वेरिएबल, मतलब जो चीज़ बदलती है। तो इसी हिसाब से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगा, ये दो ब्रॉड चीज़ों के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक तो फिक्स जो चीज़ें लगने वाली है उसकी कीमत कितनी है जो आपको हमेशा पता रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उस मशीन को चलाते वक्त महीने का कितना खपत होगा, कितना बिजली का बिल आएगा। अगर गर्मी के दिन है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि वर्कर जो बैठे हैं इनको थोड़ी ठंडक लगे, इसके लिए वो कूलर वगैरह जैसी व्यवस्थाएं करके देनी पड़ेगी। वही ठंडी के दिनों में बिजली का बिल कम आएगा। अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ मशीनें जो चल रही है, तो इसीलिए वो बिजली का बिल क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट होगा। समझ में आया है क्या? तो यहाँ देखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? जो फिक्स्ड फैक्टर है। फॉर एग्जांपल ज़मीन आपने ली, या ज़मीन जो रेंट से ली होगी तो उसका रेंट। मशीन आपने लेके रखी है तो मशीन की जो कीमत आपने लगाई वो वाली फिक्स कीमत होगी। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया कि रॉ मटेरियल आप परचेस करके ला रहे हो तो मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस बदलते जाएगी। लेबर आपने रखे है तो लेबर और लेबर से जुड़ी हुई चीज़ें, कम लेबर आ गए तो उनको ज़्यादा पेमेंट दे के और वर्क करवाना पड़ेगा। पावर, फ्यूल, मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट देखा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरीके का फ्यूल ही है। ओके, अब तो दिस वाज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट हमने ऐड कर दिया। आते हैं देखते हैं सेकेंड चीज़, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट किसी भी चीज़ का क्या होता है। तो एवरेज कॉस्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने टोटल जितना भी कॉस्ट आपका इनपुट में लगा है और उसके बदले में जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आपको 800 रुपये लगे और 800 रुपये के अंदर आपने 40 बल्ब तैयार किए, ठीक है। तो एवरेज में एक बल्ब का प्राइस आपको क्या पड़ा, कॉस्ट क्या पड़ा? तो आप टोटल जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी वो थी, टोटल रुपए लगे थे 800 रुपये, और उसमें 40 बल्ब्स बन गए आपके। तो 800 डिवाइडेड बाय 40, 20 रुपये का एक बल्ब आपको गिरा हुआ है घर में। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज़ व्हाट द एवरेज कॉस्ट इज़। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने और एक कॉन्सेप्ट ये देखा है कि अगर आप क्वांटिटी जो आपको प्रोड्यूस करनी है वो अगर आप बढ़ा कर दे रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट का भी एक डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल एक आदमी को आपने रखा, बोले 800 रुपये पर डे के हिसाब से इसको रखा है, ठीक है। अब 800 रुपये में एक मेहंदी का कोन आपको इससे बनवा के लेने हैं, ठीक। तो मेहंदी के कोन 10 रुपये का एक बन रहा है। ओके, तो 10 रुपये की मतलब मेहंदी, पॉलीथीन, ये सब 10 रुपये का पड़ता है। तो अगर ये एक दिन के अंदर से 100 कोन बना लेता है तो आपका 1000 रुपये प्लस इसके लेबर चार्जेस 800 रुपये, मतलब 1800 रुपये के अंदर आपने कितने बनवा के लिए? 100 कोन, राइट। अब अगर आपने इसको ओवर टाइम करवाया और 150 कोन बनवा के लिए है तो क्या हो गया? 150 कोन के लिए आपकी लागत होगी 1500, एक कोन का 10 रुपये के हिसाब से मेहंदी और वो पैक का पैसा, और इसके 800 रुपये, मतलब 2300 के अंदर आपको आ गए 150 कोन। अब आप अगर ये एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट कम मिलेगी, ठीक है। मतलब 2300 डिवाइडेड बाय 150 ये लेस रहेगा, मतलब एवरेज में आपको प्राइस कम पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसके तो 800 रुपये ही देने पड़े, ऐसा नहीं है कि इसने 50 कोन ज़्यादा बनाए तो इसके और 400 रुपये ऐड हो गए, तो ये आपका परफेक्ट सेविंग हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट ये वाली जो चीज़ है, ये किसी भी, जब भी आप प्रोडक्शन कोई चीज़ का करने के लिए जाओगे तो अगर आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी तो इंक्रीज़ क्वांटिटी के हिसाब से आपकी प्राइस भी रिड्यूस हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth कमोडिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n कमोडिटी माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 कमोडिटी। अब ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, समझते हैं कि अगर आपने 4 चीज़ें खरीदी, ये 200 रुपये के अंदर आई, या आपने 4 चीज़ें बेची है या प्रोडक्शन किया है जिसका, और ये 200 रुपये में पड़ा,
अब आपने क्या किया, एक ही दिन के अंदर या उसी समय के अंदर 5 चीज़ें 250 रुपये के अंदर पड़ी, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या पड़ी आपको, तो 250 माइनस 200 50 रुपये, मतलब एक जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने इंक्रीज करके बढ़ाया हुआ है वो 50 का पड़ा। हो सकता है पहला यूनिट बनाने के लिए आपको 100 रुपये का खर्चा आया हो, अगर आप एक ही यूनिट बनाते तो। 2 यूनिट बनाए तो ये फिर हो गया 150 या 175। 3 यूनिट बनाए तो फिर आ गया आपका ये अराउंड 200 या 190 या ये 150। तो ये दिस में भी चेंज, बट ओवरऑल क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको 20 चीज़ें बनाने के लिए और 21 चीज़ बनाने के लिए कुछ खर्चा दिया रहेगा एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाने के लिए कितना खर्चा बढ़ गया है, तो 21 माइनस 20, तो ये वाई माइनस एक्स का जो प्राइस है ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि एक फर्म है, ये 600 यूनिट बनाती है किसी भी चीज़ की, 600 फॉर एग्जांपल 600 बल्ब बना लिए यहाँ पर पकड़ लो, ठीक है। अब इनको 600 चीज़ें बनाने के लिए 30,000 रुपये लगे, तो एवरेज कॉस्ट क्या, मतलब इन एन एवरेज एक चीज़ का पैसा कितना लगा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 600। ओके, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल कैंसिल, फिर यहाँ पे 6 5 30, मतलब 50 रुपये एक चीज़ को बनाने के लिए औसताना इनको कीमत लगी हुई है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको बेचोगे, तो बेचने के बाद में एक टर्म क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जो कि जुड़ा हुआ है प्रॉफिट के साथ में, ठीक। तो टर्म रेवेन्यू जो है ये किसे रेफर करेगा, रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी, बेचकर जो पैसे की कमाई की जाती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ये होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट को रेवेन्यू कंसिडर करने की गलती मत करना। तो रेवेन्यू मतलब टोटल जो पैसा कलेक्ट होगा चीज़ों को बेचने के बाद वो, तो टोटल रेवेन्यू है, टोटल पैसा कैसे इकट्ठा होगा, तो फॉर एग्जांपल आप जो चीज़ बेच रहे हो तो जितनी क्वांटिटी और जिस रेट में बेचा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी विल बी गिविंग यू टोटल रेवेन्यू ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल आपने 15 रुपये के हिसाब से 15 चीज़ें बेची है और एक चीज़ 200 रुपये की बेची, तो आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, तो 15 इंटू 200 आपने 3,000 रुपये इकट्ठा किए। आपने 2,200 रुपये प्राइस से 15 क्वांटिटी सेल की। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, तो आपने एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। बहुत बार क्या होता है कि बेचते हुए इंसान कोई चीज़ ज़्यादा रेट में बेचता है, कोई चीज़ कम रेट में बेचता है, डिपेंड ऑन द कस्टमर कैसा है। 4 व्हीलर के अंदर आया तो सब्जी महंगे में बेचेंगे, और अगर बेचारा दिख रहा है फटे फुटे कपड़े तो बोले चल ठीक है ले जा, तू भी क्या याद रखेगा। तो टोटल रेवेन्यू आपने जितना कलेक्ट किया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी जितनी सेल की है। फॉर एग्जांपल 10 किलो आलू थे, किसी को 20 रुपये बेचा, किसी को 25 रुपये बेचा, और आखिरी में तो 15 दे के ही समेट लिया, ठीक है। तो आलू से आपने टोटल 300 रुपये इकट्ठा किया, कितने किलो बेचा, टोटल क्वांटिटी 10 kg, तो आपने इन एन एवरेज कितना रेवेन्यू कमाया, 30 रुपये कमाया, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू का क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अब फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि दिन भर में अगर बल्ब बेचकर 15 बल्ब बेचे हैं और 15 बल्ब बेचकर 3,000 रुपये इकट्ठा किए, तो बताओ एवरेज में एक बल्ब बेचकर कितना पैसा मिला, तो 3,000 रुपये का टोटल बल्ब बेचे डिवाइडेड बाय 15 रुपये एक बल्ब की प्राइस, दैट इज़ 200 रुपये एवरेज में कॉस्टिंग हो गया। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, अगेन जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसी ही चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल 15 बल्ब आपने बेचे 3,000 में, और 16 बल्ब जो बेचे, मतलब 16 बल्ब बेच के 3,500 रुपये अगर आपने कमाया, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो 16 माइनस 15, एक बल्ब का प्राइस कितना है जो एक्स्ट्रा हमने बेचा है, 3,500 माइनस 3,000, दैट इज़ 500 रुपये, तो 500 रुपये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द nth क्वांटिटी।
nth जो भी यूनिट है उस यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, एक एक्स्ट्रा सिंगल यूनिट जो हमने बेचा है ऑलरेडी जितने थे उनमें, उसके कारण कितना पैसा एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है। तो ये टोटल रेवेन्यू जो आपने n में बेचा है वो, और उसके पहले तक के पेज के जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो माइनस करके अमाउंट मिलेगा। अब एग्जांपल के साथ में ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 टैबलेट बेचे, तो आपके जो गल्ला हम जिसको बोलते हैं कलेक्शन बॉक्स, इसमें 4000 रुपये थे। फिर आपने 21 टैबलेट भी बेचा, और 21 टैबलेट बेचते से ही 4200 आपके उस बक्से के अंदर आ गया। तो एक एक्स्ट्रा पीस बेचने के कारण कितनी कमाई एक्स्ट्रा हुई है, तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 टैबलेट का एक्स्ट्रा जो सेल हुआ है उसका प्राइस ये कैसे निकलेगा, 4200 माइनस 4000, दैट इज़ 200 रुपये। ये मार्जिनल रेवेन्यू था। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ फर्म सेल्स 400 यूनिट ऑफ द कमोडिटी एट 10 पर यूनिट, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, ओके, और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये एक यूनिट के ले रहे हैं, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ये हो गया 4000 रुपये। 4000 रुपये टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू 4000 रुपये कलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की, 400 क्वांटिटी सेल की, तो ये यहाँ से आ गया 10 रुपीज़ per quantity, that is average revenue. Understanding? So this was the easiest chapter which you have seen, and this ends this chapter also. Thank you very